नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तो 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है, बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। लेकिन साथ ही साथ आज के न्यूज नाइट में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका इंतजार, जिस पर विमर्श, जिस पर बहस काफी लंबे समय से देश में होती रही है, और वो है एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर आज समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। और इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से उन सभी बिंदुओं पर जवाब दिया गया है जिन्हें लेकर सवाल उठाए जाते रहे, जिनके बारे में हम भी आज के न्यूज नाइट में करेंगे चर्चा, तथ्यों को रखेंगे सामने। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के तहत जितने लाभार्थी, हजारों लाभार्थी दिल्ली के, लेकिन कितने ही देश भर से जब जुड़े, तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ भी वे रूबरू हुए। और साथ ही साथ आज दिल्ली को भी तोहफा मिला है मेट्रो के 2 नए रूट्स का। तमाम खबरें हैं साथ में, आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हजारों रेहड़ी पटरी वालों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 1 लाख लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की ऋण की राशि। पहले की सरकारों पर स्ट्रीट वेंडर्स की अनदेखी का लगाया आरोप। पीएम ने दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर्स की रखी आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा ये कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। इंडी गठबंधन को बताया कुशासन, भ्रष्टाचार और देश विरोधी ताकत का समर्थन करने वाली विचारधारा। विकास को रोकने के लिए दिल्ली में गठजोड़ का लगाया आरोप। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना। कार्यभार संभालने की तिथि से लागू होगी नियुक्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में दिए महत्वपूर्ण सुझाव। कहा, एक साथ चुनाव से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को मिलेगा बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा, सीएए से नहीं छिनेगी किसी की नागरिकता। विपक्ष के रवैये पर अमित शाह का पलटवार। कानून से किसी कीमत पर समझौता संभव नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा सीएए। नागरिकता संशोधन कानून पर विवादित बयान को लेकर घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बयान पर भड़के हिंदू शरणार्थी। मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। भाजपा का पलटवार। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। सांसद परनीत कौर ने थामा भाजपा का दामन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 8 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो जुड़ी है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बनाए गए चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पद संभालने की तारीख से ही इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ये हैं 2 नए चुनाव आयुक्त। और साथ ही डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की बात करें तो वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं। और वहीं ज्ञानेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के ही 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। और इनकी बात करें तो वे सहकारिता मंत्रालय का पदभार संभाल चुके हैं, गृह मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं, पहले संयुक्त सचिव और उसके बाद अतिरिक्त सचिव के तौर पर भी वे काम कर चुके हैं। तो बहुत ही विस्तृत अनुभव वाले इन लोगों को 2 विशिष्ट ऐसे अफसर जिन्होंने सरकार के विभिन्न स्तरों पर काम करते हुए लंबा अनुभव हासिल किया है, और इन्हें ही चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू पंजाब से और केरल से हैं ज्ञानेश कुमार, और इन्हें अब चुनाव आयुक्त के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। और राष्ट्रपति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो जब ये पद संभालेंगे उसी तारीख से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी।
तो सबको लंबे समय से इंतजार था इस बात का। जब 2 रिक्तियां उत्पन्न हुई चुनाव आयोग में तो उसके बाद से अब सिर्फ राजीव कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए थे, जिसके बाद इन 2 रिक्तियों के भरने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या चुनाव से पहले ये होगा, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया और अब 2 चुनाव आयुक्त जिन्हें इन पद पर तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं और ज्ञानेश कुमार भी आईएएस के 1988 बैच के ही सेवानिवृत्त अधिकारी और अब आम चुनाव सर पर हैं। उनकी घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है और इसको लेकर ये 2 नियुक्तियां बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये 2 नियुक्तियां किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, खासकर अगर हम इनके लंबे अनुभव को देखते हैं, प्रशासनिक अनुभव है इन दोनों अधिकारियों का, ऐसे में ये नियुक्तियां आम चुनाव से ऐन पहले इस महत्वपूर्ण पद को संभालना इन दोनों के लिए? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव आयुक्त होकर लोकसभा का चुनाव कराना किसी भी चुनाव आयुक्त के लिए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए जब ये अवसर होता है तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे समय में जबकि इस समय दोनों ही पद खाली थे और चुनावों की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है, ऐसे में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं संधू के बारे में अगर कहा जाए तो वो उत्तराखंड कैडर से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों ही अधिकारियों को ये जो अवसर मिला है, निश्चित तौर से उनके लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें वो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं और देंगे। और भारत में जो चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो दायित्व सौंपा गया है 324 संविधान के अनुच्छेद से लेकर 329 तक, जिसमें कि आयोग के पास चुनाव आचार संहिता लागू करने के तुरंत बाद असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और इस पूरे के पूरे अगर हम देखें घटनाक्रम में जब दोनों आयुक्तों की जगह खाली थी, ऐसे में उनका जो चयन बेहद महत्वपूर्ण है और इनका जो प्रशासनिक अनुभव है, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, वो निश्चित तौर से चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सशक्त और मजबूत बनाने में काम आएगा। हम जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास जो सबसे पहला अवसर होता है कि किसी भी जिले के जिलाधिकारी के तौर पर जब वो जिला निर्वाचन अधिकारी बनते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी वहीं से शुरू हो जाती है और उस भूमिका को जब वो निभाते हैं, निश्चित तौर से चुनाव आयोग के आखिरी प्रहरी के तौर पर जिले में जब वो काम करते हैं, ऐसे में उनके पास भी वो असीमित अधिकार होते हैं, जबकि वो जिले में लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव कराने में अपनी जो भूमिका निभाते हैं और उस अवसर को जब वो उस अनुभव को चुनाव आयोग के तौर पर जब आयुक्त के तौर पर जब वो यहाँ पर निभाएंगे तो निश्चित तौर से भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी और आगे बढ़ेगी। जी ऋषि, ऐसे में क्योंकि अब जानते हैं हम कि घोषणा होने का वक्त बहुत कम रह गया है, कभी भी घोषणा किसी भी दिन हो सकती है आम चुनाव की, उससे पहले ही चुनाव आयोग ज्यादातर ग्राउंड वर्क तो कर चुका है। ऐसे में अब चुनाव आयोग, क्योंकि अब जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो उसके बाद किस तरीके की चुनौती आमतौर पर चुनाव आयुक्तों के सामने रहती है? जैसा आपने खुद ही बोला कि उसके बाद तमाम शक्तियां चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं, तो इन नए चुनाव आयुक्तों के सामने आपको क्या लगता है, इनके अनुभव के आधार पर भी अब आने वाले वक्त में क्या चुनौती रह सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने आचार संहिता का पालन, कड़ाई से पालन करने की रहती है और आयोग जब एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश को बताता है कि चुनाव आचार संहिता पूरे देश में लागू की जा रही है और चुनावों की जो घोषणा की जाती है, उसी समय वो इस बात को साफ कर देता है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है संविधान के द्वारा, उसको हम हर हालत में पूरा करेंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जब 2 और चुनाव आयुक्त तो उनके टीम में शामिल होंगे तो निश्चित तौर से इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। जहां तक इस चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो सभी तैयारियां जैसे कि हम जानते हैं पूरी कर ली गई हैं और इन तैयारियों में खासतौर से देखें तो आखिरी चरण में जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके साथ चुनाव आयोग बैठक करता है और वो बैठक भी हो चुकी है। सभी ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग में जो करीब 2000 से अधिक ऑब्जर्वर के साथ जो उन्होंने बैठक की थी, जिसमें कि उन्होंने निर्देश दिए थे, सख्त निर्देश थे कि कैसे उन्हें चुनाव आचार संहिता का
और जितने भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाएंगे उनका कड़ाई से पालन करना है। निश्चित तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी जो काम करने की प्रक्रिया है वो और थोड़ी सरल होगी। बिल्कुल ऋषि, और ऐसे में ये भी उम्मीद कर सकते हैं आपकी, चूंकि दोनों रिक्तियां नियुक्ति हो चुकी है दोनों अधिकारियों की, तो ऐसे में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दो नाम, इन्हें चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति इनकी कर दी गई है। राष्ट्रपति ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये दो नियुक्तियां संपूर्ण। और अब आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से वे रूबरू हुए और 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी बांटा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा कि कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी है। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में जुटे हजारों रेहड़ी पटरी वालों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों की समृद्धि की गारंटी के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के 1 लाख लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि ट्रांसफर की। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी है। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक और इंदरलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर से मेट्रो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे। कॉरिडोर बन जाने के बाद इन मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही यातायात सुगम होगा। पीएम ने लोक कल्याण से राष्ट्र कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर हमला बोला। इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की
तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। महामारी की चुनौती से निपटने में पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई। अब इसी योजना की मदद से देश भर के स्ट्रीट वेंडर अपने कारोबार को विस्तार दे रहे हैं। पीएम की इस सौगात से उनमें खुशी का माहौल है। फायदा तो यह है कि हमारी जरूरतें उससे जो हम पूरी कर सकते हैं, अपना माल डाल सकते हैं। वरना मैं नहीं मानता कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो काम करा है वो और कोई सरकार करती है। लोन 3 बार मिला, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अपना रोजगार करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हमें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता था, हम जाते थे भगा देते थे, और जब से ये स्वनिधि योजना लागू हुई हमें लोन भी मिला और लोन के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया। इससे हमारे कपड़े खरीदते हैं, बाजार लगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी काम करेंगे। कभी ऋण हासिल करने के लिए परेशान रहा करने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि सशक्तिकरण की मजबूत सीढ़ी बनी है। इनके परिवारों के लिए भी मोदी सरकार की इस सौगात से अवसरों के नए द्वार खुले हैं। धीरज और तापस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। भूटान जो भारत का करीबी पड़ोसी देश है, जिससे हमारे गहरे रिश्ते रहे हैं, सामरिक रूप से, भौगोलिक रूप से हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है भूटान। और कैबिनेट ने भी अभी बुधवार को ही 2 महत्वपूर्ण समझौतों को मंजूरी भी दी है जो भूटान के ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं। और भूटान नरेश के भारत दौरे से पहले बहुत उम्मीदें रही हैं इस दौरे से, और जिस तरीके का करीबी संबंध दोनों देश करीबी रिश्ते साझा करते हैं और दोनों देश हमेशा साथ खड़े रहे हैं। विशेषकर भूटान को जब भी मदद की दरकार होती है, भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में भूटान नरेश के इस दौरे से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। और प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, उसको देखते हुए दोनों के बीच के रिश्तों की गर्मजोशी का आकलन किया जा सकता है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जैसे कि आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे 2 देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है।
वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वहीं होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, एनईपी ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद अब बात एक राष्ट्र एक चुनाव की। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापक विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसे मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। और इस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल रहे। उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए हैं और समिति ने अपनी सिफारिशें कुछ इस प्रकार से तैयार की हैं कि वे भारत के संविधान की भावना के अनुरूप हों और संविधान में कम से कम संशोधन के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव को संभव किया जा सके। 191 दिनों तक इस समिति ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श किया और उसके बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। और अब आपके सामने कुछ विस्तार से कुछ तथ्यों को रखते हैं जो इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव पर जो आज रिपोर्ट दी गई है ये 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट है। 2 सितंबर 2023 से 191 दिनों तक लगातार इस विषय पर व्यापक परामर्श किया गया है, यानी विभिन्न हितधारकों के साथ, विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जो इस विषय से जुड़े रहे हैं उनको परामर्श उनके साथ किया गया है, अनुसंधान किया गया, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा गया, विधि विशेषज्ञों के साथ, पूर्व निर्वाचन आयुक्तों के साथ, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए। साथ ही साथ CII, फिक्की, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठन अर्थशास्त्रियों के साथ भी परामर्श किया गया ताकि इसके आर्थिक पहलुओं को समझा जा सके। और भारत निर्वाचन आयोग से भी मांगे गए थे विचार ताकि निर्वाचन आयोग क्या समझता है वो भी तमाम लॉजिस्टिक्स को लेकर बात सामने रख सके। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं समिति के सामने, जिनमें से 32 ने समर्थन किया है एक राष्ट्र एक चुनाव का। और पूरे देश से भी सार्वजनिक स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनमें से भी 80% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने को समर्थन दिया है।
अब आपके सामने रखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण सुझाव समिति के द्वारा दिए गए हैं। समिति का कहना है कि पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। पहला चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक साथ चुनाव पहले चरण में कराया जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव किए जाएं, जिन्हें लोकसभा के चुनावों के 100 दिन के भीतर ही कराया जाना चाहिए। समिति के सुझावों में एकल मतदाता सूची भी शामिल है, यानी सभी 3 स्तरों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची हो और एक ही निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी भी एक ही होनी चाहिए। समिति के सुझाव में यह भी है कि अगर त्रिशंकु सदन होता है, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, अगर विश्वास प्रस्ताव आ जाता है, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसे में नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो नई लोकसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती लोकसभा का जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है तभी तक का रहेगा। इसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं में भी अगर नया चुनाव कराने की नौबत आती है, अविश्वास प्रस्ताव के वजह से अगर सरकार गिर जाती है, तो नई विधानसभा भी लोकसभा के ही पूर्ण कार्यकाल तक ही चलेगी। इस तरीके से इसका हल दिया गया है। वहीं समिति का सुझाव यह भी कहता है कि आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में एक नियत तारीख तय की जाएगी और ये जो निर्धारित तिथि होगी, अगले महीनों में जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने और सरकारें बननी है, उनका कार्यकाल केवल इसी तिथि तक यानी 2029 की इस तिथि तक ही होगा और उसके बाद पूरे देश में एक साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव होंगे और साथ ही साथ स्थानीय स्तर के भी चुनाव उसके 100 दिन के भीतर करवाए जाएंगे। ये सुझाव समिति के द्वारा दिए गए हैं। रिपोर्ट के कुछ बड़े बिंदु आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में समिति ने सिफारिशें कुछ इस प्रकार से रखी हैं कि जो संविधान में संशोधन की दरकार वो कम से कम हो जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो 2029 से इसे लागू किया जा सकता है। वहीं दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। सिलसिलेवार तरीके से समिति ने तारीखें विभिन्न राज्यों के सामने रखी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा और उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव संभव हो पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भी एक कार्यान्वयन समूह को गठित करने की बात की गई है और जो अपेक्षित लॉजिस्टिक्स हैं, यानी ईवीएम मशीन्स की बात हो, वीवीपैट उपकरणों की बात हो, मतदान कर्मी, सुरक्षा बल आदि जो लॉजिस्टिक्स है, उनका भी एक अनुमान लगाया जाए, जिसके बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे वो बड़े बिंदु हमने आपके सामने रखे जिनको लेकर समिति ने आज इस रिपोर्ट में अपने सुझाव दिए हैं। लेकिन इन सुझावों के क्या मायने हैं और जो बिंदु तमाम विपक्षी दलों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं उन पर कहां तक जवाब देते दिखती है ये रिपोर्ट। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री पीके मल्होत्रा, जो पूर्व विधि सचिव भारत सरकार में रह चुके हैं और हमारा विशेष इससे जुड़ा जो कहता है एक देश एक चुनाव पर समिति के सुझाव। चर्चा के लिए हमारे साथ पीके मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, हम लगातार ये बात देखते आए हैं कि इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो कही जा रही है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। कुछ सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि सारी सरकारें तो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, ऐसे में जो राज्यों की स्वायत्तता है ये उस पर भी हमला करती है। किस तरीके का हल दिया गया है इस रिपोर्ट में इन सवालों का? आपने बहुत ही विस्तार से जो समिति की रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बताया है और मैं सहमत हूं कि जो समिति ने रिकमेंडेशन की हैं वो मैं समझता हूं देश की इकोनॉमिक और ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात पहली बार उठ रही है। देश के जो पहले 4 चुनाव हुए 1967 तक वो एक साथ ही हुआ करते थे। उसके बाद जब असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया समय से पहले और उसको लेकर के ये समय सीमा जो संविधान में रखी गई उसको लेकर के अलग अलग स्थानों पर स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। जो बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को दर्शकों के सामने रखा, नागरिकों के सामने रखा कि देश में जब आप रेगुलर चुनाव कराते हैं और देश पूरे साल अगर इलेक्शन के मोड में रहता है तो कहीं ना कहीं देश की जो प्रगति है उसमें भी अड़चन आती है जी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। इसलिए सरकार ने इस समिति का गठन किया
और ये सोचा कि क्या ये संभव है कि दोबारा से इस तरह के चुनाव कराए जाएं। अपोजिशन की पार्टीज का कहना है कि ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को डिफीट करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो समिति ने विचार करके और जिस समिति ने एक इतनी, आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया कि जो रिपोर्ट दी है उसमें 18,626 पन्ने हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट किया गया, फॉर्मर चीफ जस्टिस और जजेस को कंसल्ट किया गया, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कंसल्ट किया गया, और 80% लोगों ने जो कमेटी के सामने पेश हुए इस बात को माना कि साइमल्टेनियस चुनाव जो है वो देश के हित में है, इकोनॉमी के हित में है। जी मल्होत्रा जी, जो बात कही जा रही है, क्योंकि अगर हमें एक साथ चुनाव कराने हैं तो जाहिर है कि कई विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको विस्तार देना होगा, जैसे हमने बताया, और कईयों की कटौती भी करनी होगी। और जैसा कि रिपोर्ट कहती है कि अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर जाती है, तो उदाहरण के तौर पर अगर बाकी कार्यकाल 1 ही साल का बचा है तो जो नए चुनाव होंगे, नई सरकार 1 ही साल के लिए बनेगी। क्या ये जनादेश के विरुद्ध है? जी, ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर जो मैंने कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ी है उसके हिसाब से इसका कोई आंसर मेरे पास सामने नहीं आया कि अगर मान लीजिए लोकसभा का टर्म जो है वो 6 महीने या 1 साल का ही बाकी रह जाता है और उस समय चुनाव करा जाते हैं, तो क्या बैलेंस जो होगा उसका कार्यकाल वो केवल 6 महीने या 1 साल का होगा? इसके लिए हमें एक आंसर ढूंढने की जरूरत है। लेकिन अगर पहला जो है 2029 से पहले के लिए अगर एक समय के लिए वन टाइम आपका उसके टर्म को कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि दिस विल बी ए वन टाइम मेजर। उसके बाद में 2029 के बाद में जब साइमल्टेनियसली आप इलेक्शन कराएंगे और एक कॉमन वोटर लिस्ट होगी, तो मैं समझता हूं उसमें इलेक्शन कमीशन का समय भी बचेगा और इलेक्शन कमीशन के बीच में और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होगा वो बेटर होगा और जनता को एक ही बार चुनावी बूथ पर जाकर के अपने इलेक्शन का, अपने वोट का अधिकार जो है वो प्रयोग करने का मौका मिलेगा। बार बार उनको नहीं जाना पड़ेगा और देश में जो बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है अलग अलग राज्यों में, वो भी नहीं होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मैं समझता हूँ बेटर होगी। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर एक सर्वे भी ये बताता है कि अगर एक साथ चुनाव राज्य और केंद्र में होते हैं, हालांकि उदाहरण अन्य हो सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ होते हैं तो 77% मतदाता एक ही पार्टी को दोनों जगह चुनते हैं। उदाहरण हमारे सामने है कि ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन कुछ सर्वे हैं जो ये बात कहते हैं। क्या क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे में गौण हो जाएंगे? क्या क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा? ये तमाम सवाल वो हैं जो लगातार पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो सभी विद्वानों के विचारों को कंसिडर करके दी है और जो विचार आप अभी बता रहे हैं, जो अपोजिशन के विचार थे, वो भी कमेटी ने प्रॉपरली कंसिडर किए और उसकी रिपोर्ट जो आपने मेन मुद्दे बताए वो हमारे सामने नहीं है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेटी ने इस पर विचार कर अपने विचार भी दिए होंगे। अगर आप मेरा पर्सनल मत जानना चाहते हैं तो ये कहना कि क्योंकि आप अगर इलेक्शन कॉमन कराएंगे तो जो लोकल मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे, मैं इसे सही नहीं मानता, क्योंकि पास्ट में ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जहां स्टेट के और सेंटर के इलेक्शन एक साथ हुए हैं, वहां अलग अलग पार्टियों की सरकारों को जनता ने वोट दिया है। अगर इस तरह के प्रेसिडेंट हमारे सामने हैं तो ये कहना कि लोकल मुद्दे गौण हो जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, और ऐसे में देखना होगा कि अब आगे ये रिपोर्ट पूरी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा, लेकिन ये रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है और किस तरीके से, क्या हमारा देश एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है और क्या सब सहमति से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीके मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जलपान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग के साथी है, मोदी सरकार की गारंटी है। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था और इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को ये डेटा अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड एसबीआई से प्राप्त डेटा को जस का तस अपलोड कर दिया गया है। तो जिस तरीके से जानकारी एसबीआई के द्वारा चुनाव आयोग को दी गई है, उसी तरह ये जानकारी वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने अपलोड कर दी है और इसमें आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब ये पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से अब ये पूरा डेटा कोई भी देश का नागरिक देख सकता है। और ऐसे में इसमें तमाम उन कंपनियों के नाम हैं, उन सभी लोगों के नाम हैं और किसने कितना चुनावी चंदा दिया है, इसकी भी, चुनावी बॉन्ड्स के तहत चंदा दिया, इसकी सारी जानकारी इस में उपलब्ध है। तो एसबीआई ने जो जो जानकारी दी है वो सारी जानकारी, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगलवार शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को कि आप इस सारी जानकारी को मुहैया कराइए, जिसके बाद एसबीआई की जानकारी देने के बाद आज गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे आगे सार्वजनिक कर दिया है, अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। देश में चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विभिन्न दल राजनीतिक लाभ के नजरिए से इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इससे जुड़े तथ्यों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। सीएए का एनआरसी से भी कोई संबंध नहीं है और राज्य सरकारें सीएए को रद्द नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यकों या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कहा कि यह कानून वैसे लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे और उन पर अत्याचार हुआ है। माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन
और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और कोई राज्य सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ममता सिर्फ खौफ पैदा कर रही हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ममता जी को करबद्ध निवेदन, पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए, वो खौफ पैदा कर रही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। सरकार ने कई बार सीएए को लेकर विस्तार से जानकारी मुहैया करा चुकी है। आइए देखते हैं कि इसे लेकर क्या कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सच्चाई क्या है। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, जबकि सच्चाई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देगा। भ्रम, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, नहीं तो निर्वासित कर दिए जाएंगे। जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एक भ्रम यह भी है कि असम समेत पूर्वोत्तर के दूसरे इलाकों में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी। इससे उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सीएए कानून से कोई नुकसान नहीं है। भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। सच्चाई ये है कि इस कानून का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। यह भी भ्रम है कि सीएए से घुसपैठ बढ़ेगी, जबकि सच्चाई ये है कि नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदू शरणार्थियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल माफी मांगे बस, और कुछ नहीं। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सहन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा, हमारा हक क्यों छीन रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला है, ऐसे अल्पसंख्यकों को जो अपने देश में प्रताड़ना का शिकार रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। With summer temperatures exceeding 40 degrees Celsius, cooler homes is a matter of survival, not just comfort.
We all can use cost-effective cooling methods like solar reflective white paint, cool roof technology, air light and cross ventilation, hollow bricks, thermocol insulation, keeping haystacks or growing vegetation on roofs to beat the heat. If you are constructing a new building, use cavity wall technology instead of regular walls. Lattice walls and louvered openings allow maximum airflow while blocking the heat. Use natural materials like lime or mud to coat walls. Avoid glass if possible. Growing local trees around your home, green walls using creepers and indoor plants can help beat the heat. Consult an expert before implementation. Live cool. There's no place like home. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। आम चुनावों को लेकर जहां पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं, तो वहीं कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पार्टी छोड़ के क्रम में अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। परनीत कौर 4 बार से पटियाला सीट से सांसद हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। चुनावी हलचल पर आइए देखते हैं एक नजर। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई। परनीत कौर 4 बार से पटियाला सीट से सांसद हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद परनीत कौर ने कहा, मोदी जी के कार्यों और उनकी नीतियों को देखकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। इस करके मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की काम करना चाह रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को असम के कोकराझार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सारी दुनिया ने मान लिया है कि इस बार के चुनाव में एनडीए की ही सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 10 वर्षों में मोदी की सरकार में एक भी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। तो वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में दावा किया कि भाजपा लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 25 की 25 हम लोग जीतेंगे और पहले से ज्यादा मार्जिन से भी हम लोग जीतने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। आप ने संसदीय चुनाव के लिए राज्य के 5 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर फिर से विश्वास जताते हुए पार्टी ने जालंधर से टिकट दिया है। इसके साथ ही पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले गुरप्रीत सिंह जीपी को भी फतेहगढ़ साहब से उतारा है। गौरतलब है कि पंजाब में आप पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वो चुनाव प्रचार में शरद पवार का नाम और उनके तस्वीर का इस्तेमाल न करें। शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजीत पवार गुट अभी भी वोटरों से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। कोर्ट ने अजीत पवार गुट से इस बारे में 2 दिन में अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईए के जम्मू, कोची और रायपुर में बनने वाले कार्यालय परिसर के आवासीय परिसर की नींव रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत कार्यक्रम के तहत आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संस्थान के छात्रों से कहा कि अगर 10 सालों में मोदी सरकार इतना कुछ कर सकती है तो वर्ष 2047 तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज सेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्य सुधा मूर्ति को शपथ दिलाई। इस मौके पर इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया गया।